सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कॉमन कॉर्ड। अगर टच कर रहा है चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली, दोनों केस में है ना, रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट। और हाँ ये इनसाइड वाला में भी लाइक करता है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रिक हो गया उस केस में आपको रेडिकल एक्सिस नहीं मिलेगा, वो भी लिखवा दे रहा हूँ। हाँ अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट इसको हटा रहा हूँ, बस ध्यान रखना स्टेटमेंट, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिगर। देखिएगा अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ से जो कंक्लूजन निकलने वाला है, ध्यान से देखना है ना। ये क्या हो गया, C1 C2, ठीक है। क्या क्या यहाँ से कंक्लूजन निकलने वाला है, पहले जो जो भी कॉमन टेंजेंट होगा उसको रेडिकल एक्सिस क्या करेगा, बता सकते हैं? कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस क्या करेगा, एग्जैक्टली क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये मान लो कॉमन टेंजेंट है ना, ये कॉमन टेंजेंट है ना, ये कॉमन टेंजेंट दिख रहा है, यहाँ से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा, है ना। तो जो भी कॉमन टेंजेंट, चाहे आपका टेंजेंट DCT हो चाहे TCT बन लो, है ना, ऑलवेज क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। पहला पॉइंट सब लिखवा दूंगा, क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। ये समझ में आया, क्योंकि इसका डेफिनेशन यही है कि टेंजेंट का लेंथ इक्वल, तो इस अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगी, इक्वल। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, रेडिकल एक्सिस, है ना। तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि अगर टेंजेंट कॉमन हुआ, है ना, उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अरे समझ में आया ये पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, रेडिकल, ये जो C1 C2 दिख रहा है, C1 C2 है ना, रेडिकल एक्सिस C1 C2 के ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। निकाल सकते हैं ना, C1 C2 का इक्वेशन मालूम है कि दोनों सेंटर पता है, स्लोप निकल जाएगा। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मालूम है, स्लोप निकल जाएगा। M1 M2 कितना कर देंगे, करने देंगे, निकालेंगे, कितना आएगा, -1 करके देखिएगा। M1 M2 कितना आता है, ऑलवेज -1। क्या रेडिकल एक्सिस C1 C2 को बाइसेक्ट करेगा क्या, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन, अपन फट से कंक्लूजन ये बना लेते हैं कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तभी करेगा जब रेडियस क्या हो, सेम। दोनों का अगर रेडियस क्या होगा, सेम होगा, उस केस में रेडिकल एक्सिस क्या करेगा, C1 C2 को बाइसेक्ट करेगा। लेकिन परपेंडिकुलर ऑलवेज होगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज होगा, उसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे इंटरसेक्ट करे, टच करे, है ना, इट डजंट मैटर। रेडिकल एक्सिस ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू C1 C2। लेकिन अगर आपको बाइसेक्ट भी कराना है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल भी करना है, तो उसके लिए रेडियस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, तभी तो सिमेट्री आएगा ना। तो उसके देखो ना, तभी तो सिमेट्री आएगा ना। ये सारे पॉइंट्स लिखो, तो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। हाँ किसी को चेक करना तो मैंने आपको तरीका बताया, C1 C2 का स्लोप निकाल लेंगे, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन पता है, S1 - S2 = 0, वहाँ से उसका स्लोप आ जाएगा। M1 × M2 करके देख लेना कितना आएगा, -1, आप करके चेक कर सकते हैं ना। तो रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन joining the centers of the two circles, joining the centers of the two circles, centers of the two circles, joining the centers of the two circles. Next point, radical axis will bisect the C1 C2, bisect the line C1 C2 if radical axis will bisect the line segment C1 C2 if radii of both circles are equal.
सर्कल्स आर इक्वल, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगला पॉइंट लिख लो, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट, कॉमन लिखा दिया क्या, नहीं लिखा है ना, हाँ लिखो लिखो, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट between the two circles, between the two circles, है ना। एक अलग से नोट लिखो, कब रेडिकल एक्सिस नहीं मिलेगा, लिखो, if the two circles are concentric, if the two circles are concentric, if the two circles are concentric, then they don't have radical axis. If the two circles are concentric, then they don't have radical axis. Then they don't have radical axis. Then they don't have radical axis, है ना। अगर कॉन्सेंट्रिक हो गया तो आपको रेडिकल एक्सिस नहीं मिलेगा, अदरवाइज अगर एक दूसरे के अंदर आ रहा तो भी रेडिकल एक्सिस मिलता है, तो भी रेडिकल एक्सिस पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया, और कुछ, हाँ अब आता है रेडिकल सेंटर क्या, कुछ नहीं है, एक सर्कल और ले लो, रेडिकल सेंटर 3 सर्कल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता, देखिएगा ये तीसरा है ना सर्कल आ गया, मान लो इसका सेंटर कितना, C3, अब ध्यान से देखना इधर, है ना, देखो इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस कौन हो गया, ये हो गया, इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस कौन होगा, इधर से पास करेगा, और मान लो ये है ना, ये किसका रेडिकल एक्सिस हो गया, C1 C3 का, ये C1 C2 का, तो एक रेडिकल एक्सिस C2 C3 का भी होगा, अरे होगा कि नहीं, ये मान लो, है ना, ये मान लो रेडिकल एक्सिस 1 हो गया, ये रेडिकल एक्सिस 2 हो गया, ये रेडिकल एक्सिस 3 हो गया, तीनों देख रहे हो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज रेडिकल सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर, जहां से तीनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, बराबर आएगा, तीनों के तीनों सर्कल, है ना, वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ से टेंजेंट इस पे खींचा, यहाँ से टेंजेंट इस पे खींचा, यहाँ से टेंजेंट इस पे खींचा, तीनों का लेंथ क्या आएगा, इक्वल आएगा, उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर, है ना, क्योंकि मान लो अगर मैंने यहाँ से यहाँ टेंजेंट खींचा, मान लो मैंने ये टेंजेंट खींचा, ठीक है, ये टेंजेंट खींच दिया, तो अगर ये टेंजेंट खींचा यहाँ से, है ना, अब इसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट खींचो, खींच दिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ RA1 इन दोनों का लेंथ क्या आएगा, इक्वल, अब इसी पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींचा इस सर्कल पे, तो अकॉर्डिंग टू RA2 इन दोनों का लेंथ क्या आएगा, इक्वल, समझ में आएगा कि नहीं, तो तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल, है ना, समझ में आई बात, तो बस एक फिगर बना लो 3 सर्कल का, एक रफली फिगर दिखा दो, रेडिकल एक्सिस लिख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, चलो मैं लिखवा नहीं दूंगा डेफिनेशन, पहले आप फिगर बना लो। अच्छा रेडिकल मान लो सर्कल दे दिया, ठीक है, रेडिकल सेंटर कैसे निकालेंगे, तीनों की जरूरत है क्या, तीनों की, एग्जैक्टली कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकाल लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, रेडिकल सेंटर, बस, हाँ जैसे हम लोग ऑर्थो सेंटर वगैरह निकालते थे यार, करो तीनों की जरूरत कहाँ पड़ती है, दो में काम हो जाता है, तो रेडिकल एक्सिस भी यहाँ पे क्या हो गया, कंकरेंट हो गया क्या, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तीनों, अलग अलग डेफिनेशन है ना,
डेफिनेशन लिख लो, कंकरेंसी ऑफ रेडिकल एक्सिस है ना, रेडिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ रेडिकल एक्सिस, सबसे शॉर्ट में। उसी को अगर मैं इलेबोरेट करूँ तो क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तीनों सर्कल पे। तो अपने अपने लैंग्वेज में लिख लो। फटाफट 2-3 सवाल है जेई के, कर लेते हैं फटाफट। दो ही सवाल है। कई बार ना आपको सवाल आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, समझ में आई बात। और उस केस में हो सकता है कि सर्कल दूसरे को कैसे टच कर रहा हो, इंटरनली या एक्सटर्नली। इंडायरेक्ट क्या पूछ रहा है आपसे, रेडिकल एक्सिस। अरे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन पूछा आपसे, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन तो ऐसे नहीं निकाल सकते ना। हमने पढ़ा था, पूरा डिटेल में पढ़ा था, याद करो। पी पॉइंट हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल के पी पॉइंट निकालेंगे, फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, सॉरी डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर रेडियस के बराबर करेंगे, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर कॉमन टेंजेंट उस केस में पूछ रहा है जब सर्कल इंटरनली टच कर रहा हो या एक्सटर्नली टच कर रहा हो, तो जो मेरा TCT है बीच वाला, ये दोनों क्या इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2। इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, S1 माइनस S2। समझ में आ रही बात है ना। तो कई बार इस तरह का सवाल पूछेगा वो, आपको बस एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये इंटरनली एक्सटर्नली टच तो नहीं कर रहा, उस टेंजेंट की बात तो नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट और निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन S1 माइनस S2 होता है। समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y square is equal to 4, the common tangent to the circles x square plus y square equal to 4 and x square plus y square plus 6x plus 8y minus 24 equal to 0, the common tangents to the circle this and this also passes through the point। 4 ऑप्शन दिया है, तो इनडायरेक्टली करना क्या है आपको, उसका इक्वेशन फाइंड कीजिए। उसको बाद टाइम पास करवा रहा है झूठ मूठ का। तो कभी उस टेंजेंट का इक्वेशन आज तक नहीं है जेई में, मतलब मेंस में तो कभी नहीं देखा मैंने जिसमें आपको पॉइंट वन निकालना पड़े, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, मतलब 99% चांस है कि आपको रेडिकल एक्सिस होगा वो, फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, करके देख लो वेरीफाई, है ना। वेरीफाई करके देखो, देख लो इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहा है कि नहीं। R1 R2 से क्या क्या निकालना पड़ेगा, R1 R2 और D, R1 R2 और D तीनों निकाल के देख लो इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहा है क्या।
क्वेश्चन कितना है? माइनस, हाँ, तो उसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? ऐसे ही पुट कर दिया, है ना? आ रहा है, पहले तो ये इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहा है क्या, है ना? R1 कितना आ रहा है देखो तो 2, R2 कितना आ रहा है 449 7, D कितना आ रहा है देखो तो -3 का 4 कितना आ रहा है 5, तो 7 - 2 कितना आ रहा है 5, तो कैसे टच कर रहा है इंटरनली, है ना? कैसा टच कर रहा है, एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, तो यही तो एक ही तो आएगा कॉमन टेंजेंट, है ना? इंटरनली टच कर रहा है ना, तो एक ही तो कॉमन टेंजेंट आएगा। क्योंकि पता है क्यों ये सवाल दिया, अगर मान लो कोई और केस में देता, अगर ये केस में देता तो फिर इसमें एक नहीं होता, कितने कॉमन टेंजेंट होते हैं 3, तो मुझे क्या पता कि किस टेंजेंट की बात कर रहा है, तो ये सवाल अगर देगा तो फिर क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगी फिर, कि चलो ठीक है ये तो जल्दी निकल जाएगा, ये तो निकालने में टाइम लगेगा ना यार, है ना? और क्या पता किसकी बात कर रहे हो, इसलिए आप कॉमन टेंजेंट बोला डायरेक्ट, वो रेडिकल एक्सिस नहीं बोला, तो क्या चीज़ें ईजी हो जाती है फिर ज़्यादा, है ना? आपको कॉमन टेंजेंट बोल के घुमाएगा, बट वो कॉमन टेंजेंट है क्या, रेडिकल एक्सिस है ना? और अगर रेडिकल एक्सिस है तो क्या होगा S1 - S2, तो ये दोनों तो कट गया, कितना हो गया 6x प्लस 8y, 4 को पहले इधर लेके आओ, तो -4 -24 माइनस माइनस और +4 मतलब कितना -20 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो S1 - S2 करने में गलती मत करना, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ लाना है ना, वरना गलती होगा। अब रख के देख लो पॉइंट, एक और सवाल लिखिएगा, if the circles x square plus y square plus 5kx plus 2y plus k equal to 0 and 2 times x square plus y square plus 2kx plus 2kx plus 3y minus 1 equal to 0, के एलिमेंट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, intersect at the points P and Q, intersects at the point P and Q, then the line 4x plus 5y minus k equal to 0, then the line 4x plus 5y minus k equal to 0 passes through the point P and Q, passes through the point P and Q for how many values of k, ऑप्शन दिया था इनफाइनाइट, नो वैल्यू, एग्जैक्टली 1 वैल्यू, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, उसके लिए सोचो। हाँ, तो आपको करना पड़ेगा ना, जनरल इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड,
क्या प्रोसेस क्या कर रहे हो? 2 पॉइंट कहाँ से निकालोगे? 2 पॉइंट सेंटर क्या करेंगे? एग्जैक्टली ये यहाँ पे आपका रेडिकल एक्सिस कौन है? ये रेडिकल एक्सिस है। इसका इक्वेशन ऑलरेडी दिया है ये, और इसका इक्वेशन दूसरा तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? S1 माइनस S2 कंपेयर कर दो, खत्म हो गया सवाल। सेंटर निकालेगा, रेडियस निकाल लेगा, पता नहीं क्या क्या निकाल लेगा। पूरा टॉपिक चल रहा है रेडिकल एक्सिस का, S1 माइनस S2 वो नहीं लगा रहा है। जल्दी करो, 30 सेकेंड का सवाल है। पूछा कितने वैल्यूज के लिए? ये माइनस हो गया तो 5kx माइनस kx कितना हो गया? 4kx। और 2y माइनस 3/2 कितना? y/2। और k माइनस 1/2 मतलब k प्लस, ये आ रहा है क्या? अभी दोनों एक ही लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। तो करो 4/4 के मतलब कितना? 1/k इज इक्वल टू 5/1/2 ऊपर आ जाएगा 10/1 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन k प्लस 1/2। ये आ रहा है। तो इक्वल होना चाहिए। देखना कितने वैल्यूज के लिए दोनों रेशियो होल्ड करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 1/10। अगर k की वैल्यू 1/10 हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना? ये दोनों को इक्वल करो, कब हो रहा है? इक्वल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10k प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू माइनस k। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है देखो तो? -5/11। कितने आंसर आ गए? हाँ एग्जैक्टली, ये किधर से किधर से? 1/10 पे ये इक्वल होगा लेकिन ये तो इक्वल नहीं होगा। -5/11 पे ये इक्वल होगा लेकिन ये तो इक्वल नहीं होगा ना। तो ओवरऑल कितने हो गए? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो वैल्यूज ऑफ k। ये भाई सीधा सीधा काम, स्लोप भी आएगा k के फॉर्म में। चलो वो समझ गया, कॉमन वर्ग इक्वेशन क्या करेंगे निकाल के? अचार डालूंगा। किस अच्छा क्या सोच रहे हो? मेरे को सोच, मेरे को बता। अरे भाई लॉजिक देख रहे हो? C1 C2 के परपेंडिकुलर एक लाइन होता है क्या? नहीं मतलब अब तो मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लड़का क्या कर रहा है? C1 C2 का परपेंडिकुलर स्लोप निकाल रहा है। इसको लग रहा है C1 C2 का परपेंडिकुलर जो होगा ना वो PQ से पास ही कर जाएगा। ये सारे लाइन तो बेचारे ऐसे ही आए हैं, टाइम पास करने के लिए आए हैं ये सारे लाइंस। भाई इनफाइनाइट लाइन होंगे, उसमें से एक होगा वो कहाँ से पास करेगा? PQ से। और वो पॉइंट पता है क्या आपको? नहीं पता। उसका इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? वो निकाल रहा था मैं C1 C2 का ये। हाँ कैसे निकालते इक्वेशन मेरे को सिखाओ थोड़ा। हाँ तो ऑब्वियस बात है, स्लोप की इक्वेट करोगे तो 1/10 आएगा। वो तो यहीं से दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट दो में तो क्या होता है? स्लोप का इक्वेशन तो होता है 100 का कोएफिशिएंट। तो लॉजिक तो सोचो, सिर्फ स्लोप इक्वल करना है, स्लोप m1 × -1 से नहीं करना है। सिर्फ इसके जो परपेंडिकुलर होगा तो कोई जरूरी क्या PQ से पास करेगा? नहीं भाई, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है ना। ये जब इक्वल होता तो क्या होता है? लाइंस आर पैरेलल, है ना? लाइंस को अगर इक्वल करना है तो इसको भी इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आएगा? आपका 1/10 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका ये लाइन है वो ऑब्वियस सी बात है C1 C2 कैसा है? परपेंडिकुलर है वो भी।
उसको करो तो, अरे भाई करो तो सेम आना चाहिए ना, अलग सारे से, वही तो बोल रहा हूँ, अलग अलग आंसर आ रहा है ना, सेम आना चाहिए। लेकिन हाँ अगर ये दोनों इक्वल है तो ये और ये इक्वल आराम से हो जाएगा, अगर हो तो, यहाँ नहीं हो रहा जो भी हो। अगर इन दोनों को इक्वल किया हमने, इन दोनों को इक्वल किया, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि इसका इक्वल होगा, 100% होगा। लेकिन पहले उसके लिए सेम वैल्यू था, मान लो यहाँ भी 1/10 आता, सपोज करो यहाँ भी 1/10 आता, तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं थी। आप करेंगे भी ना तो 1/10 आएगा, गारंटी आएगा। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी है तो A इक्वल टू सी बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो हो जाता है ऑटोमेटिक। समझ में आई बात? हाँ निकालो सीट, जो डाउट है बोलो, जो बनाए हैं एटलीस्ट, बाकी नहीं बनाए उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मॉड्यूल वगैरह बनाओ तो उससे पूछ सकते हो। ऐसा मॉड्यूल मिला नहीं, हाँ बात की हो तो बोले जो मिला वही नहीं बना रहे आप। PYQ 200 क्वेश्चन है, कितने बनाए? क्यों? तो क्यों अभी 85 हुए? आप टारगेट में हो, नंबर ऑफ क्लासेस आपका बहुत कम है, करते क्या हो फिर? टाइम पास, दिन भर फोन, ये खेलने कूदने तो कर क्या रहे हैं, आपके पास कोई काम है नहीं पढ़ने के अलावा, तो फिर कहाँ जा रहा है टाइम? तो टाइम पास, चाहे आप खेलने में करें चाहे मूवी देखने में करें, हो तो रहा है भाई। 52 क्या देखो, कौन सा? If the sum of the slope of the lines given by this pair of lines का सवाल इसमें से कैसे आएगा? टॉपिक दिया था क्या पेयर ऑफ लाइन पहले में? पेयर ऑफ लाइंस का तो अलग से बनाया होगा सेक्शन, उसने नहीं बनाया क्या? नहीं तो अच्छे से हर साल इनका अलग ही नाटक रहता है। पेयर ऑफ लाइंस अलग से दिया 20, मेरे पास जो बुक है उसमें सीनियर से, कोई बात नहीं। चलो तो एक थोड़ा सा ना 2 मिनट में वो करा दे रहा हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो काम आने वाला है ना। पेयर ऑफ लाइन में बहुत कुछ है, बट आप बस इतना देख लो जिसका आपका काम हो जाए, दैट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, इसका बस काम है। 2 लाइंस अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ये हो गया y इक्वल टू मान लो m1x, 1 मिनट में हो जाएगा, और ये मान लो y इक्वल टू कितना है m2x। पेयर ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? कंबाइंड इक्वेशन। क्या होता है? कंबाइंड इक्वेशन। तो y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x, ये जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसका कंबाइंड इक्वेशन लिखूं तो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। याद है 2 डिग्री कर्व, जनरल 2 डिग्री कर्व, उसका फर्स्ट 3 टर्म दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को। इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना क्या क्या टर्म दिख रहा है आपको, करके देखो। वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और एक्स इंटू वाई का टर्म आएगा। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? नहीं, ये 3 ही टर्म आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। समझ में आ रही बात? बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, मैं मान के चलो 3 साल में एक सवाल आपको दिखेगा है ना। पेयर ऑफ लाइन का मेरे पास अलग है, मैं उसमें दिखाऊंगा आपको 3-4 साल, क्योंकि पहले तो सिलेबस में भी नहीं था, 5-6 साल पहले सिर्फ एडवांस में था ये। डन यहाँ तक? अब देखो पूरे इक्वेशन को ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। ये बन रहा क्या देखो तो, अरे बन रहा क्या, ध्यान से देखो। y बाई एक्स क्या था? मेरा स्लोप होता है, तो इक्वेशन कैसा बन गया? बी एम स्क्वायर दिख रहा है क्या, प्लस 2h m दिख रहा है क्या, प्लस a इक्वल टू दिख रहा है क्या। इसके 2 स्लोप हैं, इसके 2 रूट्स हैं, कौन कौन? m1 और m2। इसके 2 रूट्स हैं कौन? m1 और m2। वही जो आपका पूछा ना सवाल में, सम ऑफ रूट बताओ कितना आएगा m1 m2, m1 प्लस m2 बताओ कितना आ रहा है यहाँ से? माइनस 2h बाई बी आ रहा है क्या, बोलो। पहला
पहला इक्वेशन है ना। देन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होगा बोलो, m1 m2 कितना दिख रहा है बोलो तो c बाई मतलब कितना a बाई b। अब a b h सब उसमें दिया हुआ है, पहले पुट करो आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है, एंगल बिटवीन लाइन, कोई बात नहीं, एंगल बिटवीन लाइंस वो भी कर लेते हैं 1 मिनट में। tan थीटा कितना हो जाएगा बोलो, एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा भाई, हाँ जल्दी से बोलो, m1 माइनस m2, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही तो होता है। अरे यस और नो, है ना। अब इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो m1 माइनस m2 कैसे निकालेंगे, है ना। अगर मान लो इक्वेशन दिया डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, m1 माइनस m2 क्या लिख सकते हैं बोलो, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में, अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कितना जगह बोलो 4h स्क्वायर बाई b स्क्वायर आ जाएगा क्या, देखो ना m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, 4a बाई b आ रहा है क्या, देखो तो अरे ये बन रहा है क्या, है ना, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 मतलब a बाई b, a बाई b, बोलो यहाँ तक पहुँच गए क्या। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा रहा है ना, ध्यान से देखते हैं ना, डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, कितना आ रहा देखो तो, यहाँ से कितना 4h स्क्वायर माइनस 4ab आएगा क्या, और b स्क्वायर का रूट b से b कैंसिल हो जाएगा क्या, तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 4 बाहर ले लूँ तो 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b आ रहा है क्या, देखो तो ये दिख रहा है क्या, tan थीटा दिख रहा है क्या, बोलो। तो ये आपका हो गया एंगल बिटवीन, ये जो दो लाइन दिख रहा है ना आपको m1 m2 दोनों के बीच का एंगल। अगर पैरेलल हो गया लाइन तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ab, इफ लाइंस आर पैरेलल है ना, L1 L2 L1 पैरेलल टू L2, कंडीशन क्या आ गया h स्क्वायर इक्वल टू ab। अगर लाइन परपेंडिकुलर हो गया तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 बोलो a प्लस b इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू माइनस b, अरे ये 0 होगा ना परपेंडिकुलर होगा तो, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी मतलब ये क्या 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0। बोलो डन है ना। जैसे मान लो अगर मैंने सवाल लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो लाइन का कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, व्हाट इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, अरे 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया ना। अरे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -1, a प्लस b 0, a प्लस b 0, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्या है पेयर ऑफ लाइन, एंगल कितना आएगा, एंगल कितना आएगा 90। ध्यान से देखो कौन सा लाइन लिखा हुआ है, फैक्टराइज करो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक लाइन कौन सा है y इक्वल टू एक्स, और दूसरा लाइन कौन सा है y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। 45 45 टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, समझ में आ रही बात। तो आपको कई बार पेयर ऑफ लाइन देगा, वहां से आप लाइन को आप अलग अलग भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हो, उसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, दोनों लाइन को सेपरेट भी कर सकते हो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं करने के, और अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लगा दो, है ना, HAB वाला याद करना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे h कैसे निकल जाएगा, तो xy का कोफिशिएंट 2h, है ना, तो h की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे 2, है ना। जैसे अगर मान लो चलो मैं एक सवाल दे देता हूँ, इसका एंगल निकाल के दिखाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कितना आएगा एंगल, एंगल बिटवीन लाइन निकाल के दिखाओ।
√3, तो कितना हो गया 60 डिग्री एंगल। कितना आ गया tan थीटा पे 2 अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब कितना 4 माइनस ए बी कितना 1 अपॉन ए प्लस बी कितना 2, 2 से 2 गया, कितना आ गया आंसर √3, मतलब कितना डिग्री एंगल है दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है ना। क्या लाइन को फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या लाइन को फैक्टराइज कर सकते हैं? क्या करने का तरीका सिंपली इसको ऐसा समझो, जैसे आप क्वाड्रेटिक समझते हो ना, है ना। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसको तोड़ना होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होना चाहिए। अरे यस और नो, तो मान लो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या लगाते हैं, माइनस बी अंडर रूट वाला फार्मूला लगाते हैं, अगर आपको याद हो थोड़ी देर के लिए, है ना। तो उससे भी आप करके इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। कई बार होता है ना लाइन को फैक्टराइज करने के लिए, ज़्यादातर तो ईजी वाला ही देगा, बट अगर डायरेक्ट नहीं बन रहे तो आप x से डिवाइड करके m में कन्वर्ट कर लो, है ना। वहाँ से फिर वापस क्या करना, उसको कन्वर्ट कर लेना y/x। थोड़ी देर के लिए सबको याद होगा, कभी भी ए बी वाले अगर आप कभी अपने फैक्टराइजेशन किए हों, है ना, 9th-10th में, उसको या तो क्या करते थे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते थे, है ना, तो क्योंकि थोड़ा सा ईजी दिखता है। पहले तो फिर क्या डायरेक्ट भी करते थे ना, उसमें मान लो मैं अगर इस तरह से दे दूँ कि 2a² प्लस मान लो कुछ ऐसा दे दूँ कि 6ab और यहाँ मान दे दो 4b², है ना। ये और मैं बोलूँ कि इसको फैक्टराइज करो, कैसे करते थे, इसको ब्रेक करेंगे 2ab प्लस 4ab में, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है क्या, ऐसा 9th में करना है सर ना। दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इन दोनों के बराबर आ रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन के, और ऐड करने पे ये आ रहा है क्या। तो एक तो तरीका होता है कि डायरेक्ट कर लो, कई लोग नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, तो फिर तरीका क्या बोला जाता है कि आप तो पूरे इक्वेशन को क्या करो b² से डिवाइड कर दो और a/b को t मान लो, a/b को क्या मान लो t मान लो, तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक दिखेगा आपको इन सिंगल वेरिएबल। किसमें दिखेगा, इन सिंगल वेरिएबल। बट जिसका मान लो फैक्टरेशन बहुत अच्छा है वो नहीं करेगा, वो डायरेक्ट करता है ना। तो ये सब चीज आपको 9th-10th में भी मिला होगा, है ना। उसी की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट तो होगा ही नहीं ना, नहीं हो रहा है ना डायरेक्ट, स्प्लिट नहीं हो रहा है ना फिर, तो किस में जाना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में जाना पड़ेगा। तो मैं ही बोल रहा हूँ उसमें अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाना है, तो आप x² या y² से डिवाइड कर दो इसको, है ना। तो मान लो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ x² y² जो मर्जी y² से कर लो, चलो तो x² y² आएगा, तो उसको मैंने मान लिया x y को t, तो क्या बन गया t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दिख रहा है क्वाड्रेटिक, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t मतलब क्या मिलेगा, डायरेक्ट क्या हो रहा है, t मतलब क्या मिलेगा x y y, तो आप पे डिपेंड करता है कितना टाइम ले रहे हैं इसको, है ना, आंसर निकालने में। -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 - 4 कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2, यहाँ से कितना आएगा 2 बाहर √3, 2 2 2 कट गया, कितना आ गया x/y इक्वल टू कितना आ रहा है -2 प्लस माइनस √3। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, देखो तो एक लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y मल्टीप्लाई कर दो, तो एक लाइन का इक्वेशन क्या आ गया x इक्वल टू -2 माइनस √3 इंटू y, और एक लाइन का इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू -2 प्लस √3 इंटू y। ये आपका लाइन 1 और ये लाइन 2 आगे फैक्टराइज हो गया। x इंटू y इक्वल टू 0, बोलो एंगल बिटवीन लाइंस, अरे ये भी पेयर ऑफ लाइन है 90 डिग्री, a प्लस बी 0, a भी 0 b भी 0, a प्लस बी 0, एंगल कितना 90। कौन दो लाइन है ये, एग्जैक्टली अलग करो दोनों को, x y इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के एंगल कितना है 90 डिग्री। तो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, आगे बोलो, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कितने क्वेश्चन बनाए स्ट्रेट लाइन के, ईमानदारी से 10 दिन हो गया लगभग, तुमने तो बताया 50-60, चलो कुछ तो किया। हाँ क्यों 20 डेज में 20 क्वेश्चन, क्या कर रहे हो घर पे, ये जो रीजन है ना, जो बहाने हैं ना, बंद कर दो।
बोलो कि सर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि वो सच है। ये जब केमिस्ट्री के बहाने दे रहे हो ना, आपको लग रहा है मैं तो ऐसे ही बड़ा हो गया, सीधा पढ़ाना ही शुरू किया, पैदा हुआ पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। अरे 2 क्लासेज हो रहे हैं आपके, दिन में 18 घंटे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। और इतना तो मुझे पता है कि आप 4 से 3 घंटे ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते दिन भर में, 3 से 4 घंटे, है ना। ज़्यादा टाइम मैं कहाँ बोलूँगा आपको, मैं उसको ज़्यादा टाइम दूँ, टाइम ही दे रहे हो। एक होता ना, 6 घंटे में से मैंने 3 दिए, मैथ को 1 ही घंटा दिए, ये बोल सकते हो आप। ये कितना पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री की, मैथ को देखने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, ये बहाना अपना तो ज़्यादा बेटर है ना। वेब सीरीज देखते रहते क्या दिन भर? नहीं, कुछ तो लत है। हाँ, बैठने से नहीं होता ना, बैठ के पढ़ना भी तो होता है। तो 2 घंटे दो, क्यों नहीं दोगे आप 2 घंटे? काम क्या आपका? चलो 2 घंटे देके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने होने चाहिए थे अभी तक? नहीं, तो फिर तो कर क्या रहे हैं फिर आप, ये तो बताओ। उसमें डेली 300 क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर क्या कर रहे हो आप? मैथ में कुछ ना करके अगर आप 20 क्वेश्चन बना रहे हो केमिस्ट्री फिजिक्स से, तो क्या कर रहे हो? हाँ, तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। 20 तो बनाने हैं, ऐसे भी बनाने हैं 20 पर डे, 20 ईच बोलते हैं कि 60 क्वेश्चन आपका पर डे होना चाहिए, होमवर्क मिले चाहे नहीं बने, आप टारगेट वाले हो। ये तो 11 12 को फॉलो करना पड़ता है, 20 ईच का रूल। आप मैथ ना बनाते हो 20 बना रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो आप पढ़ रहे हो दिन भर, ये तो नहीं चलेगा। मान लो 2 घंटे में 20 क्वेश्चन लग रहा है, तो भी 6 घंटे का स्टडी करेंगे तो 20 बनेगा, अगर टाइम लग रहा है तो भी, है ना। अच्छा, उल्टा चलो ना, पहले इधर 50 पे आ गए, इधर से चलो, कोई बात नहीं। इधर 54 से उल्टा चलो, 54 से, 54 तक तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इसके इधर तो छुए ही नहीं है लोग, जबकि इसमें इतने सारे सवाल दिए हुए हैं, 150 सवाल है, करने का मूड हो। हाँ, 54 से उल्टा चलते जाओ, 40 तक कोई डाउट है? 54 से 40 कितने बनाए? 10 क्वेश्चन बनाए थे, टोटल कितने बनाए मैं ये पूछ रहा हूँ? तो क्यों इतना कम क्यों? क्योंकि बाकी 50 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, तो मैंने 65 तो किया। कंपटीशन इन लोगों से थोड़ी ना है आपका। अब तक तो 150, अब बताओ सर्कल खत्म हो गया, अब सर्कल के 200 क्वेश्चन आ गए, है 200 तो होंगे, 100 150 तो पक्का होंगे, इसमें खैर सब देता नहीं है, वरना सर्कल का अकेले 250 से ऊपर क्वेश्चन आ चुके होंगे, ज़्यादा ही होंगे, इसमें सारे देते नहीं है। सर्कल कितना दिया इसमें? 108 क्वेश्चन दिया है सर्कल का। 46 कैसे दिख रहा है तेरे को? अच्छा, वो डाउट पूछ रहा हूँ, नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टोटल सर्कल में कितने क्वेश्चन है? टॉपिक 108, जो कि इसमें कम दिया, आधा दिया आपको, है ना। तो सर्कल के आराम से 250 क्वेश्चन होंगे, इसमें बहुत कम कम देता है। तो ऑलरेडी 100 क्वेश्चन पेंडिंग हो जाएगा, तो क्या मतलब है फिर? 46 क्या अजीब है बेचारा, नॉर्मल तो दिख रहा है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट along a line which meets another line, this one at the point itna, the ray is then reflected from this point along this one, and the equation of line of incidence of the ray, क्या दिक्कत हो गया इसमें? आप किस वाले क्वेश्चन कराया तो था? उल्टी सीधी कैसे आ रहा है भाई? कैलकुलेशन, हाँ वो भी तो प्रॉब्लम है ना बेचारे को, जोड़ घटाव भी आए तब तो एक जगह से निकलता दूसरी जगह फंस जाता। A ray of light incident along a line which meets another line, है ना, इस लाइन को मीट कर रहा है, मान लो इधर से इंसिडेंट आया, इसको मीट किया, जो मीट किया उसका इक्वेशन दिया है 7x - y + 1 = 0, ठीक है। एट द पॉइंट 0,1 पे मीट किया, और क्या हुआ? द रे इज देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन y + 2x = 1,
रिफ्लेक्ट कर गया ये। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंसिडेंट, बोलो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, क्या लॉजिक लगाओ सबसे इजी रहे, सोच। पॉइंट तो पता है, निकालना क्या है, सिर्फ स्लोप। और कुछ बहुत कुछ सोचा जा सकता है ना भाई। ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, ये एंगल और ये एंगल भी दोनों क्या होता है, सेम। तो इन दोनों के बीच एंगल मिल जाएगा, तो इन दोनों के बीच एंगल मिल जाएगा। अरे इन दोनों के बीच का एंगल होता है, इन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा बराबर कितना है, m1 माइनस m2 अपॉन दिस दिस। इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप सीधा सीधा हिसाब है। बाकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है आपका कितना अच्छा है। कितने बनाए, तो क्या कर रहे हो बताओ, तो कुछ प्लानिंग तो बताओ। सर अभी मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें बिजी है, तो क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ क्या इशू चल रहा है। कुछ तो कर रहे होंगे ना भाई, या सोचते रहते हैं। कुछ तो कर ही रहोगे, पढ़ने के अलावा कुछ कर रहे होंगे, बस ये फर्क होगा। तो बैठ के क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पढ़ना पड़ेगा। घर पर सब कुछ है लेकिन पढ़ तो नहीं रहे ना। घर पर तो सब कुछ अवेलेबल है, फिर क्यों पढ़ नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे। फ़ोन भी है, बेड भी है, खाना भी है, दोस्त भी है। कितना स्क्रीन टाइम जा रहा है, 8 घंटे 9 घंटे। तो कुछ और चला रहे होगे, टैबलेट या फिर फ़ोन के अलावा उसका क्या डिस्ट्रैक्शन। तो 2-2 घंटे, मैं तो बोल रहा हूँ 2 घंटे दो दिए, 2 घंटे मैंने। मैं डाउट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो किसी से पूछा था कितने सवाल बन गए। मैं पूछता हूँ कितने अटेम्प्ट किए आपने। अरे ये तो 11th वाले बच्चे ऐसे बोलते हैं, बहानेबाजी करते हैं। आप ऑलरेडी 2 साल तैयारी करके आए हो, वो अगर ये बोले कि हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं नहीं, वो डाउट उसको रखेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, नो डाउट। हम कहाँ बोल के दोबारा ट्राई नहीं करेंगे उसको। इसका तो अरे भाई ये तो अच्छा है, पहले सवाल नहीं बने तो मैं दूसरा तो बनाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा 20 क्वेश्चन का सेक्शन एग्जाम में पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बनाओगे। नहीं भाई, तो बोल रहा हूँ एग्जाम में मान लो पहले 5 सवाल नहीं बने तो कंप्यूटर फोड़ के बाहर। नहीं भाई, आखिरी सवाल तक करेंगे, वही मानो पहले 10 नहीं बने मेरे से मैथ में, जेई में मान लो फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ, 10 से 10 नहीं बने तो बाकी 15 छोड़ दूंगा मैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे तो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, उल्टा चलना है ना, 2 3 4 के बनाओ, 5 के बनाओ, 6 के बनाओ, धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ता हुआ फील आएगा, है ना। आप पहले ही 22-23 के बनाना शुरू कर दिए, है ना।
करके दिखाओ ना भाई। तो मैं बताऊंगा, बाकी मेरा काम है बताना, डाउट क्लियर करूंगा, मैं हिंट दूंगा, फिर आप दोबारा उसको बनाना, हिंट दूंगा फिर बनाना, है ना। मैं तो आंसर चेक ही नहीं कर रहा हूँ। 11th में तो एक एक 20 क्वेश्चन देता हूँ ना, 15 डाउट कराता हूँ। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, 15 डाउट नहीं कराऊंगा, अगले दिन से कराता हूँ। अटेम्प्ट होना चाहिए, आज नहीं बनेगा कल बनेगा। बैठ के घर पे बैठे हैं आराम से, नहीं बन रहा बैठे आराम से, परसों तो बनेगा मेरे से। 10 साल बाद भी नहीं बनने वाला, है ना। जी वाले मतलब ये सब बोल रहे हैं तो सुन के तो अजीब ही लग रहा है। नीट वाले कभी कभी बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उनको आदत होती है ईजी चीज़ों की। रटने 4 सवाल फॉर्मूले बन गए, 5वां कॉन्सेप्ट आ गया, बेचारे वहीं थम जाते हैं। आपका तो हर सवाल ही वैसा है, तो ये एक्सक्यूज आप तो मत दो कम से कम। हाँ बोलो नेक्स्ट। इधर पूरा कोई डाउट नहीं है, बीच में उल्टा चल रहा है। हाँ ठीक है चलो, तो फिर डाउट कहाँ है, कम आ रहे हैं आपके। हम लोग का डाउट ज़्यादा आते चलना पड़ता था, वो तो कम आ रहा है। आ रहा हूँ। अभी बोलते 20 में 15 डाउट आ रहा है, अब बोलो तो पूछ भी नहीं रहे हैं, हो भी गए हैं और डाउट भी है। मतलब इधर 54 से इधर तक डाउट कहाँ तक, मैं 30 तक बोल रहा हूँ। कितने डाउट्स, 54 से 30 तक 25 क्वेश्चन, कितने डाउट्स हैं? नहीं मैं बोल रहा हूँ, गिन तो लिया मैंने, 30 से 54 25 क्वेश्चन है, कितने डाउट हैं उसमें से? तो कैलकुलेशन सुधारो दोस्त। उसका उसका जेई से क्या लेना देना, कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना, स्ट्रेट लाइन से? आपको जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, उसका स्ट्रेट लाइन से लेना देना है क्या? वो तो आप केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिकल में तो मर जाएंगे फिर, है ना। हाथ पाँव खड़े हो जाएंगे आपके फिजिकल में वहाँ पे तो। अच्छे अच्छे लोग वहाँ नहीं पड़ जाते हैं, कैलकुलेशन जिसका गंदा है। देखो क्या बोला, स्ट्रेट लाइन, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको एक काम करना, इसको लगा देना, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर देना इसको। क्योंकि आपको एंगल ही तो पूछा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। एक बार एक्स निकल जाएगा तो फिर सेपरेट हो जाएगा वो। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देना। तो साइन एक्स प्लस वन कैंसिल आ जाएगा, और एक में तो एक्स कट जाएगा, तो आपका वो कांस्टेंट आ जाएगा, वो सी की तरह एक्ट करेगा। हाँ 33 अल्फा 1 कॉमा अल्फा टू बड़ा है विद द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस कोलिनियर, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। तो कोलिनियर का कंडीशन क्या लिखवाया था? स्लोप इक्वल, एकदम इधर तो नहीं करा किया, तो अल्फा मिला, ढूंढना पड़ेगा। तो उसको करना क्या है सब सवालों में, क्यों डाउट आ रहा है सब सवालों, तो खुद सोच बैठ के देखो ना यार कि क्यों डाउट आ रहा है। ये बच्चा वाला सवाल है, वहां से अल्फा की 2 वैल्यू मिलेगी, जब आप डिटरमिनेंट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। तो जो छोटा वाला वो अल्फा 1 लेना है, बड़ा वाला क्या लेना है, अल्फा 2 लेना है, तो पॉइंट मिल गया अल्फा 1 का अल्फा 2, पॉइंट मिला, स्लोप दिया हुआ है, और क्या चाहिए लाइन के क्वेश्चन लिखने के लिए। अब ये डाउट हो रहा है, क्यों डाउट हो रहा है, सोचो बैठ करके, ये डाउट होने वाला सवाल है। लाइन दिया है, पॉइंट एम दिया है, पॉइंट निकालना था आपको, वो भी पॉइंट क्या दिया है, तीनों पॉइंट कोलिनियर, इससे इजी क्या देगा कंडीशन, वो स्लोप इक्वल कर दो, स्लोप इक्वल नहीं कर रहा, डिटरमिनेंट 0 कर दो, डिस्टेंस तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैंने मना किया कि डिस्टेंस मत लगाना, है ना। तो अब ये सब डाउट आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि कैलकुलेशन, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन सब सवालों को जीरो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि कुछ नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। कोलिनियर भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या? तो अल्फा की वैल्यू निकालनी, 2 आएगी, उसी को अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 मानना, वो इसलिए बोला है अल्फा 2 बड़ा लेना, तो फिर क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी कोऑर्डिनेट का। मान लो 1,2 आया, तो 1,2 मानूँ कि 2,1 मानूँ, उसके लिए पहले कंडीशन दे दिया कि नहीं अल्फा 2 का वाई लेना, और अल्फा 1 को क्या लेना, एक्स लेना।
देखो सोचो कि आपका एरर कंसेप्चुअल नहीं, आपका एरर कैलकुलेशन। उसके लिए डेली प्रैक्टिस करो। 10 to 15 मल्टीप्लिकेशन बोला प्रैक्टिस करने, कितने दिन करते हो बताना जरा। तो कैलकुलेशन के लिए क्या किया आपने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेली 10 क्वेश्चन करना चाहिए डेली कैलकुलेशन के लिए। मैं आज भी करता हूँ, कभी मेरा मूड हो गया पढ़ने का मन नहीं, 10 मल्टीप्लिकेशन लगा दिए। करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, 5-6 महीने करना पड़ता है, तब जाके स्पीड आती है। नेक्स्ट बोलो 33 के बाद। तुमने कितने बनाए? बुक भी खरीदे कि नहीं? बुक क्यों नहीं ऑर्डर किए थे? पैसे लग रहे होंगे, 1 महीने का रिचार्ज चला जाएगा उसमें, तो क्यों नहीं खरीदा अभी तक? और दूसरा रीजन क्या है बोलो? हम्म हम्म हम्म? 1 महीने से याद ही नहीं आ रही है? तो कोई बोले 25% बना लिए, वो कैसे बना लिए? 1 महीने तक पता ही नहीं कि बुक कौन सी खरीदनी है। जेई देंगे अगले साल। हाँ बोलो बोलो। हाँ जो बनाया वो तो बोलो। हाँ 25 में क्या? ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुई वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस इज अल्फा बीटा। अरे 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 यार क्या पूछ रहे हो तुम? 3 पॉइंट के ऑर्थो सेंटर नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे बताना ऑर्थो सेंटर? कैसे निकलेगा? मालूम नहीं क्योंकि आप नोट्स नहीं पढ़ते। बहानेबाजी, सिर्फ नोट्स रिवीजन करता हूँ मैं। तो इसमें इसमें क्या डाउट है बताना? ये सब जीरो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। सीधा सीधा बताया गया कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा, 2 एल्टीट्यूड को सॉल्व करेंगे तो ऑर्थो सेंटर मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहे लेकिन मालूम नहीं कि डाउट क्या है। बताओ ना सब डाउट क्या है, मुझे तो मालूम चाहिए तो मैं डाउट क्लियर करूँ। नहीं मेरा सवाल ये कि डाउट क्यों आया? आप बोल रहे एक ही क्वेश्चन को मैं दोबारा देखते हूँ, तिबारा देखते हैं, इसमें मेरे को टाइम लगता है ना? तो फिर ये डाउट आपको लग रहा है कि आना चाहिए था? सब जीरो का जो आप पूछ रहे हो अच्छे कॉन्सेप्ट वाला तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, सब तो जीरो कॉन्सेप्ट वाला है ना? सीधा सीधा सवाल एकदम। भाई 2 लाइन को सॉल्व करेंगे, ऑर्थो सेंटर मिलेगा, अल्फा बीटा मिल गया, अब वहाँ से 2 रूट मिल गया, पूछा उल्टा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए किसके 2 रूट्स हैं? ये तो उल्टा ले चल रहा है मेरे को। 31 a point moves so that the sum of the square of the distances from the point this and this is 14। तो वहाँ से लोकस निकाल लिया। अरे भाई एक्स और वाई दोनों में आएगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक्स वाई दोनों में आएगा ना। तो क्या बोला उसको, एक फंक्शन मान लो एक्स वाई का, है ना? इक्वेशन मान लिया हमने एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन आएगा, इम्प्लिसिट आएगा ना फंक्शन। तो इम्प्लिसिट आएगा तो उसको एक्स वाई नहीं बोलेंगे ना यार। विद द लोकस दे दिया विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। अरे अरे एक बार x 0 करो तो y 2 मिलेगा, y 0 करो x मिलेगा, चारों पॉइंट मिल गया, निकाल दो एरिया। नहीं बोला मैं जितना तक पूछो ना, एक में भी कॉन्सेप्ट का बात अभी तक तो नहीं दिखा मुझे कि जिसमें कॉन्सेप्ट हो। लोकस निकल गया होगा सिंपली, है ना? उस वो आपका फंक्शन मिल गया, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y क्या होगा 0, y 0 करो 2x मिलेगा, दोनों पॉइंट निकल गया, a भी निकल गया, y को कट करेगा x 0 करो, वहाँ से CD मिल गया, 4 पॉइंट आ गए। अगर स्टैंडर्ड है तो डायरेक्ट फार्मूला, नहीं तो फिर मैं बताया हूँ एनी कोऑर्डिनेटर के लिए कौन सा फार्मूला, अप माइनस डाउन वाला, एक बार में आंसर आएगा आपका कितना भी वर्टिसेज हो। और बोलो अब जिसको डाउट बता दिया जो क्वेश्चन, उसको दोबारा एक बार सॉल्व करना, फाइनल आंसर तक लेके आना। ऐसे ही होता है भाई, मैंने हिंट दिया, आप उसको ट्राई करो, करना तो आप ही को पड़ेगा। एक
एक बार में बन जाता फिर जेई का सवाल थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट बोलो जल्दी, टिक नहीं किए क्या, कौन कौन सा डाउट्स हैं तो जल्दी बोलो। तो क्या दिक्कत है, बता तो रहा हूँ अरे मैं इसलिए बता रहा था कि आप सोचो कि जो मेरा हमारा डाउट्स अभी 20 आए तो अगली बार कम कैसे आएगा, जब उसको सोचेंगे कि आखिर मेरा डाउट क्यों आया, ये आना चाहिए था क्या, आया तो क्यों आया, तो हाँ इस वजह से आया, तो अगली बार से नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं रिड्यूस करना। गलतियाँ हर कोई करते हैं, लेकिन अगर आप गलती रिपीट कर रहे हो वो प्रॉब्लम है। नई गलती करो, अच्छी चीज़ है वो, नई नई गलती करो आप हर दिन, चलेगा वो, क्योंकि धीरे धीरे सारी गलती खत्म होती है, खत्म तो नहीं कि कम होती है, इसको कम करना, नेगेटिव मार्किंग कम करना होता है। या तुम्हारा 10 नेगेटिव गया, कल 9 जाना चाहिए, 2 महीने बाद 7 हो गया, फिर 6 हो गया, यही कर सकते हैं आप, यही करना होता है ना। ट्राई करो नई गलती हो, पुरानी वाली रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। धीरे धीरे अपने आप रेक्टिफाई होने लगेगा, कम होने लगेगा। कौन सा नेक्स्ट 28। अब सरकम सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है ए बी सी, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों के दोनों निगेटिव, है ना। बी 1,1 मतलब 1,1 दे दिया, सरकम सेंटर दे दिया, ठीक है। अब रख, इफ द लाइन ए पी इंटरसेक्ट द लाइन बी सी एट द पॉइंट क्यू, ए पी है ना, ए पी सरकम सेंटर दिया है ना, पी 1,1 इफ द लाइन ए पी इंटरसेक्ट द लाइन बी सी एट क्यू। नहीं वो बाइसेक्ट नहीं करेगा, वो ध्यान रखना है जरा, चीजें यहाँ पे अलग अलग है ना। ये ए बी सी दिया, ठीक है। यहाँ पे पी जो सरकम सेंटर है कितना दिया 1,1। बोला कि ए पी लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू। इसका कोऑर्डिनेट कितना है K1, K2, है ना। तो जो ए पी लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने बोला था आपको कोई जरूरी नहीं है ना। मतलब अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं ए बी सी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पी, और ये जो ए पी है, ये जो लाइन ये है और ये दोनों सेम नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो वहाँ से पास करे, है ना। तो क्यों इसका बाइसेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं मानना, ठीक है। अब इसमें एक कोऑर्डिनेट कितना दिया बताना, 1, कुछ दिया A,3, बी कितना दिया है B,5, सी A, ये दिया होगा और P दिया ही हुआ है कितना 1, मतलब इंडायरेक्टली फाइंड क्या करना है आपको, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। A और B की वैल्यू फाइंड होगी, सब कुछ हो जाएगा। ओवरऑल क्या आएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा Q। अब इसका इक्वेशन निकालना है तो एक पॉइंट पता है, ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, इसका मतलब क्या मालूम होना चाहिए, A मालूम होना चाहिए। समझ में आ रही बात, है ना। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वेशन बनेगा, अब बताओ कैसे करें इसको। क्या बोलो, सेंट्रोइड का क्या काम है भाई, वो सरकम सेंटर है दोस्त, सेंट्रोइड नहीं हो सरकम सेंटर। हाँ बोलो जल्दी, क्या लगाऊं लॉजिक। करिए जल्दी, दो लाइन कौन सा दो लाइन को सॉल्व कर दूं, पी क्यू कहाँ है, ओ दोस्त अभी तो बोला कि वो लाइन सेम नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैं वो दोनों का डिफरेंस समझा रहा हूँ, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P है ये Q नहीं है, इस बात समझ मत रहिए, है ना। अगर मुझे यहाँ एक साथ बनाना हो ना तो ये AP लाइन है और हो सकता है कि PQ मेरा ऐसे आएगा, ये दोनों सेम नहीं, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि ये Q उसका मिड पॉइंट नहीं है, इस गलत फहमी मत रहिए, वो सिर्फ कैलकुलेटेड ट्रायंगल में होता है। हाँ तो लाइन तो निकालेंगे, सीधा M निकालेंगे नहीं यार, सीधा बोलो ना M निकाल लेंगे। अरे M निकाल लेंगे क्या, इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप M1 M2 कितना कर देंगे -1, यहाँ भी सेम कर देंगे, 2 बार कर दो, 2 इक्वेशन 2 बार सॉल्व कर लिया और भी मिल जाएगा। और लेंदी तो आएगा क्योंकि 22 से 23 का सवाल है शायद, तो लेंदी तो मान के चलो आना ही है, उसके लिए तो रेडी रहिए। अरे बोला तो कि मान लो ज़्यादा वैल्यू आ रहा होगा,
पॉसिबिलिटी है, तो या तो दोनों क्या लेना है, पॉजिटिव है, दोनों क्या लेना है, नेगेटिव है ना। चॉइसेस अगर ज़्यादा हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कौन सा चॉइस लूँगा, कौन सा चूज करूँ वैल्यू, तो उसके लिए देना पड़ता है ना। कि a इंटू बी इस तरह से लीजिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो, पॉजिटिव, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव लीजिए या दोनों निगेटिव लीजिए। हाँ, डिस्कशन हो जाए ना फिर एक बार सॉल्यूशन देखा करना, पहले मत देखना क्योंकि बहुत सारा गलत रहते हैं, और फिर देखना वो इसलिए देखना कि कहीं बेटर मेथड है क्या, है ना, उसलिए देखना चाहिए, लेकिन पहले नहीं सॉल्यूशन देख लियो क्या इधर नहीं आया सॉल्यूशन देख अच्छा हाँ आ गया, आगे बढ़ गया, वो आया नहीं और 2 दिन बाद फिर नहीं आएगा, है ना। बाकी चेक करना अगर बेटर मेथड मिले तो फिर उसको है ना नोट कर लें कि हाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी तो जाएगा दिख रहा है। 22 if the point this lies on the curve traced by the midpoint of the line segment of the lines this one between the coordinate axis अरे 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 x cos theta देखो इधर ये लाइन दिया हुआ ठीक है, कितना दिया कॉलम के क्वेश्चन बताना, x cos थीटा इक्वल टू 7, सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट निकालो कितना आएगा, y को 0 करो 7 अपॉन cos थीटा कॉमा 0, ये वाला पॉइंट निकालो 0 कॉमा x को 0 करो 7 अपॉन sin थीटा, बोलो ये पॉइंट आ गया क्या, इसका मिड पॉइंट है ना, मान लो h कॉमा के, अरे सर नो बोलो तो h कितना आ गया 7/2 cos थीटा, k कितना हो गया 7/2 sin थीटा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 कर दो लोकस आ जाएगा। अरे लोकस आ जाएगा ना, अब उस पर कौन लाई कर रहा है, उस पर कौन लाई कर रहा है, अल्फा कॉमा 7√3/3 जो दिया है पॉइंट, तो y पुट कर देंगे तो x नहीं मिल जाएगा। मैंने तो पहले ही बोला था यार कि लोकस में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिडन इक्वेशन है जो आपको हेल्प करेगा, तो सब देखो लोकस वाले सवाल है, लोकस वाले सवाल सबसे आसान होते हैं। नेक्स्ट बोलो कौन सा 1/4, तुम लोग को डाउट नहीं आया क्या, ये बनाया नहीं 40-50 भी नहीं, तो फिर डाउट किधर है, मैं वो पूछ रहा हूँ, अभी तक एक भी नहीं पूछा तुमने। हाँ कौन सा बोले थे, क्या 14 किधर है, इतना इक्वल टू दिस एंड इतना इक्वल, अरे अरे इसका तो स्ट्रेट लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है ना, ये तो इसमें दिक्कत कौन सा, पहले वाले में दिक्कत होगा सेकंड वाले में दिक्कत होगा, अभी सेकंड से इसका डाउट है, स्ट्रेट लाइन का नहीं, इसको ऊपर नीचे क्या करो रेशनलाइज करो, फर्स्ट वाले को पूरा कट जाएगा गधे, देखो सब कट जाएगा, एक टर्म को रेशनलाइज करो कितना आ रहा है, अरे पहले तो उसको उल्टा लिख दो है ना, बड़ा माइनस ऐसे लिख दो, पहले एक करके दिखा रहा √2 + 1 √2 1 ऐसे लिख दो, सबको उल्टा कर दो 1/√3 + √2 + डॉट 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 1/√100 प्लस, नहीं तो अगर सीधा सीधा कर तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो माइनस आएगा। अब रेशनलाइज करो तो इसको रेशनलाइज करेंगे कितना आएगा √2 - √1 और नीचे कितना आएगा 1, जब a² - b² = 1 हो
तो 1/a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है, या a माइनस बी 1/a माइनस बी a प्लस बी के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? √3 माइनस √2 के बराबर। अगला √4 माइनस √3 डॉट 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 √100 माइनस √99। हमेशा वर्टिकली लिखना, तो आपको पता चलेगा कि इधर से कैंसिल हो रहा है। तो 10 माइनस 1 कितना आ गया? m की वैल्यू 9। और अगला शायद ये ना 1/n इंटू n प्लस 1 है ना अगला वाला, इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा? 1/n माइनस 1/n प्लस 1। सब स्प्लिटिंग मेथड का सवाल है, सीक्वेंस सीरीज। बस वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी सब कट जाएगा किसी एक साइड से। नेक्स्ट बोलो। चौबीस का सवाल तो अभी मैंने भी नहीं देखे पूरे, पता नहीं, ये तो 24 का ही था ना? नहीं 24 का लेंगे नहीं था, नहीं 24 का तो पेपर का लेवल डाउन हुआ, तो एक दो पेपर में था टफ, ना एक दो में था। जनवरी 25 सबसे इजी अभी तक का पेपर था शायद, 86 मार्क्स पर भी परसेंटाइल नहीं बना था, पहला पेपर ऐसा गया था मैथ का, उसमें कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया था इजी, उसमें मतलब ABCD ही था। नेक्स्ट कौन सा? 5 में क्या है भाई? लेट ABCD by tetrahedron such that the edges इतना 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 mutually perpendicular, let the area of the triangle इतना 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 square units, so then the area of BCD triangle का पूछा है नहीं? AB, AC and AD are mutually perpendicular। हाँ तो क्या दिक्कत होगा इसमें? इसमें लगता हूँ 3D में दिया होगा। हाँ ये दिया तो है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है इसमें। कोई बात नहीं, फील करना कि परपेंडिकुलर है। कैसे दिया है? बेस में भी ट्रायंगल है क्या? अच्छा ये तो 5 पॉइंट हो गया, ये टेट्राहेड्रन है भी नहीं, तो 5 पॉइंट हो गया, 4 होता है ना टेट्राहेड्रन में। हाँ ये सॉरी, हाँ टेट्राहेड्रन में ट्रायंगल ही होता है, इसमें फील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? कैसे मतलब बोलूँ, मान लो इस तरह से समझो ना, ये ट्रायंगल है ठीक है, देखो इधर, तो ये कैसा है 90 डिग्री है ना, तो ये मान लो AB और ये AC, और एक जो AD है वो ये AD बाहर की तरफ, ठीक है बाहर की तरफ आ गया। अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो क्या बन गया? टेट्राहेड्रन बन गया। तो AB AC भी आपस में परपेंडिकुलर, AD भी कैसा हो गया? दोनों के परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में क्या हो गया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। D भी इस तरीके से है। अब इसको ऐसे करके तीनों को ज्वाइन कर दो है ना। 3D में थोड़ा सा दिखाना बहुत मुश्किल है वैसे, कोई बात नहीं। देखो A और ये B और ये C और ये D, तो ये एंगल भी कैसा है? 90 डिग्री है ना, और ये एंगल भी कैसा है? 90, और ये पूरा एंगल भी कैसा है? 90, क्योंकि ये एंगल D बाहर की तरफ है, ऐसा समझो D क्या है? बाहर की तरफ है ना, D क्या है? बाहर की तरफ। और देखो सर लेंथ ऑफ साइड दिया, क्या दिया? तो लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC मतलब नीचे वाले है ना। नहीं अच्छा ABC ACD नहीं, सही लिखा है ऐसे। म्यूचुअल जब भी साइड एजेस देना तो हमेशा कोटर्मिनस एजेस लेना होता है जो एक ही पॉइंट से निकले है ना। इसमें देख रहे हो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ABCAD में A दिख रहा है कॉमन, तो मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन क्या हो गया? A। तीनों साइड कहाँ से निकले हैं? A से। तो कोटर्मिनस का मतलब ही क्या होता है कि एक ही पॉइंट
पॉइंट से तीनों निकलना चाहिए। और हमेशा याद रखना को टर्मिनस ही देता है, चाहे पैरेललोपाइड वेक्टर में किया तो था यार, वेक्टर टेट्राहेड्रॉन और पैरेललोपाइड नहीं किया था, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 5 6 7 ए बी सी ए सी डी, ए बी सी मतलब इसका एरिया ना 5, ए सी डी मतलब बाहर वाला, इसका कितना दिया है 6, और दूसरा क्या दिया बी सी डी दिया है क्या, ए डी बी, हाँ इसका दिया कितना 7, पूछा किसका बी सी डी, इसका एरिया पूछा आपसे। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइड को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, है ना, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई 10, नहीं, और a इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई, a इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई 12, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला है ना, तो b इंटू सी कितना हो गया 14, b इंटू सी कितना हो गया 14। अरे हाफ a इंटू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अरे ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना यार, तो डबल करते जाओ। अब अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे अब क्या एबीसी की वैल्यू निकालना है, देखो तो परफेक्ट सब बन रहा है क्या, क्योंकि मैं एबीसी साइड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं इधर ना उसे बोल रहा हूँ, उधर कुछ परफेक्ट सब बन रहा है क्या, दिख तो नहीं रहा, नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एबीसी रैशनल तो नहीं आएंगे ऐसा दिख रहा है, एबीसी रैशनल तो नहीं आ रहा है। अच्छा फिगर नहीं दिख रहा ना, दिस वन, ये एरिया बाहर है, तो बी सी डी जो ट्रायंगल बनेगा ये वाला, इसका एरिया पूछा है, ठीक है। ए बी कितना दिया है, ए बी निकालना सॉरी, ए बी सी इसका एरिया दिया हुआ था बी सी को, फिर ए बी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक ए सी डी, ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये चौथा ट्रायंगल जो राइट एंगल नहीं है उसका एरिया हमसे पूछा है, नहीं रूट 420 आ रहा है, नहीं तो अगर मैं तीनों की बात करूँ, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम आ रहा है 1/6 ABC, वॉल्यूम ऑफ अगर मैं टेट्राहेड्रन की बात करूँ तो वो आ रहा है 1/6 ABC, ठीक है। तो अगर यहाँ पे D है ये वाला पोजीशन ट्रायंगल, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ए से उस ट्रायंगल पे, बी ऑफ बेस इंटू हाइट करके, करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। एबीसी कितना आ रहा है, अंडर रूट 10 को 5 इंटू 2, 12 को 2 इंटू 3 और 2 इंटू 7, तो 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर, तो 4 तो बाहर निकल गया, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है ए बी सी की वैल्यू आ रही है 4 इंटू दिस वन, है ना। तो अब बी सी की वैल्यू कितनी है √14, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/105, बी सी की वैल्यू कितना 14 है, तो अंदर जाएगा तो 14 इंटू 14 बन जाएगा, और देखो 7 से कैंसिल हो रहा है ना, ये 7 अंदर भेजो, 2 तो बाहर रखो, 2 तो बाहर रखो ज़्यादा बेटर है ना, अंदर 7 इंटू 7 भेजो, ऐसे जाएगा ना सर, हाँ
ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 2√15/7, ये आ गया क्या। अब ये लेंथ आ गया, मान लो ये लेंथ मिल जाएगा तो पाइथागोरस से ये लेंथ मिल जाएगा, नहीं नहीं बट उसका लेंदी हो रहा है ना, फिर से कैसे होगा, डिवाइड करेंगे तो भी लेंदी हो जाएगा। एक काम ये कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो सेकंड को, बीसी की वैल्यू रख दो 14, एक काम ये कर सकते हो आप, डायरेक्ट निकालना हो तो फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a² इंटू बी सी आ रहा है, और बी सी की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल टू 10 इंटू कितना 12, हाँ ये कर सकते हो 7 6 है ना, तो a इक्वल कितना है 15 चौक 2√15/7, हाँ ये काम कर सकते हो। और b कितना आ रहा बताना, b बोलो जल्दी से, b कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 14 डिवाइड बाई 12, कितना आ रहा है 2 6 2 7 2 5 2 3 35/3 आ रहा है क्या, √35/3 आ रहा है, ये तो आ रहा है देखो, यही तो आ रहा होगा 35/3 तो आ रहा है, 80 कितना आ रहा देखो तो, 6 इंटू पक्का सी के लिए क्या करना पड़ेगा 12 इंटू 14 करके डिवाइड बाई 10, तो 12 इंटू 14 डिवाइड बाई 10 7 और ये 5, रूट लेंगे तो 2 बाहर आएगा यहाँ से, 21/5 ये आ रहा है, 6 कहाँ है, तो यहाँ ए रख दो, सही बोल रहे हो, एक आ गया तो दूसरा आ जाएगा, हाँ एक आ गया तो फिर इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हाँ ए आ गया, ए रखेंगे तो क्या मिल जाएगा बी, और बी आ गया और ए ही रख देंगे तो क्या मिल जाएगा सी, कोई बात, वैल्यू तो यही आ रहा है ना, ए बी सी की वैल्यू तो यही आ रहा है ना। अब इससे बी सी का लेंथ मिल जाएगा आपको, पाइथागोरस से किसका लेंथ मिल जाएगा बी सी का लेंथ। अब हाइट कैसे निकालें, हाइट कैसे सोचो, हाइट ये आएगा, ये लेंथ नहीं पता ना, अच्छा हाँ एडी तो पता ना, हाँ हो गया ये मिल गया ना, हाँ अरे ये वाला लेंथ भी तो मालूम है ना, तो इसके और इसके पाइथागोरस ये लेंथ मिल गया, इसके से पाइथागोरस से ये तीनों आ गया, हीरोइंस फार्मूला, देखो देखो तो सॉल्यूशन डायरेक्ट, नहीं मुझे दिखाओ बताता हूँ मैं, क्योंकि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फार्मूला तो चलो चलता है, एरिया का फार्मूला तो आज तक, क्योंकि अब तो सिलेबस में एसओटी भी हटा दिया, तो जब तो एसओटी का फार्मूला नहीं लगा सकते, टेट्राहेड्रन में कौन सा फार्मूला दे दिया था ना, तो वही मुझे देखना है कि कौन सा फार्मूला उसने यूज किया है। तो ये स्पेशल कैसे, क्योंकि तीनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, इसलिए हाँ वो तो वीनो लिख ही देगा, ये तीनों जैसे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का सम उसके एरिया, तो फिर वो पूरा फार्मूला बना के आ रहा होगा करने पे, तो पूरा फार्मूला फिर प्रूफ करना पड़ जाएगा ना, ऐसा फार्मूला तो कभी देखा नहीं किसी बुक में, लिख लो उसको नोट कर लो फिर, तो √a² + b² + c², ABC क्या है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल,
2025 का है क्या ये? हाँ, तो ये सूटी हटा दे रहे हैं और इधर पूछ रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता। जो जो मैंने बोला ना वो करके देखना, प्रूफ करके वो फार्मूला जनरेट हो जाएगा आपका। अब चाहो तो सारे फार्मूले भी जनरेट कर सकते हो आप। मैं वही बोल रहा हूँ कि सारे आप और नहीं नहीं, अरे तो ये भी सी साइड नहीं है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लिख लेना। हाँ, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बी भी क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, सी भी क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो भी कौन सा, राइट एंगल वाला। अरे ये चार ट्रायंगल होता है ना, किसी भी टेट्राहेड्रॉन के ट्रायंगल होता है चार, तो इसमें तीन क्या है 90 डिग्री, तीन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और चौथा क्या नॉन राइट एंगल है, वो राइट एंगल नहीं, तो उसका एरिया ये आ रहा है ना। हो गया, करो करो बाकी प्रैक्टिस करो। आप लोग टारगेट वालों, फिर मान लो क्लास बढ़ जाएगा फिर तो और दिक्कत हो जाएगा ना फिर तो। कितना 150 हो गया टाइम।